बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा पूरा दिन और साथ ही कल के लिए अब आपको क्या करनी है तैयारी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इनसे करेंगे बातचीत और जानेंगे कल के लिए बाजार पर क्या रहनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी। और साथ ही हमारे साथ आज है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में और पूरी हमारी टीम जो लेकर आई है अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई रिसर्च और एक्सक्लूसिव खबर। सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज वीकली एक्सपायरी का दिन, सेंसेक्स और निफ्टी इंट्राडे में नया रिकॉर्ड बनाने के बाद दमदार तेजी के साथ लाइफ हाई पर बंद हुए। निफ्टी 80 अंकों की तेजी के साथ पहली बार 16,350 के ऊपर बंद हुआ तो सेंसेक्स 318 अंक चढ़कर 54,843 पर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी बैंक पे उतनी तेजी नहीं दिखी और ये 130 अंक चढ़कर 35,937 पर बंद हुआ। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से आज क्या संकेत मिले समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में 212 करोड़ रुपए की बिकवाली की, तो वहीं डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 308 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की है। और आइए एडिटर्स टेक में समझते हैं आज बाजार में आई शानदार रिकवरी के मायने। वायदा कारोबार में हफ्ते की एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। एक और ऐतिहासिक दिन जहां दिन के दौरान भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने बनाए नए रिकॉर्ड और बैंक निफ्टी ने भी रिकवरी की शानदार कोशिश। अब इतनी तेजी क्यों हुई, पहले इसकी वजह समझ लें। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स मजबूत, अमेरिका में भरपूर तेजी हुई कल देर रात भी और आज दिन भर डाउ फ्यूचर्स स्टेबल थे हल्के हरे निशान में। पहला संकेत वहां से। दूसरा संकेत हमारे यहां से एफआईज और घरेलू फंड्स की तरफ से बिकवाली का प्रेशर कम हुआ, खरीदारी लौटती दिखी, कैश में भी और फ्यूचर्स में भी हल्की फुल्की सही वहां से जोश आया। तीसरा कारण, पिछले 2-3 दिनों से जो कुछ उतार चढ़ाव हुआ, थोड़ा बहुत एक्शन हुआ, उससे बाजार थोड़े से सुस्त है और थोड़ी शॉर्ट पोजीशन भी बन गई थी। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन इन दो पॉजिटिव ट्रिगर्स के चलते शॉर्ट कवरिंग का माहौल फिर से आता दिखा, तो शॉर्ट कवरिंग ने बाजार को लगातार सपोर्ट दिया। और इसके अलावा इंटरेस्टिंग बात यह कि पिछले 2-3 दिनों में ट्रेडर्स थोड़े हल्के भी हो गए, खासतौर से कैश मार्केट के स्टॉक्स में जिस तरह से करेक्शन आया, लोगों ने अपनी पोजीशन कम की और वो कम पोजीशन के बाद हल्के बाजारों में एक रिकवरी का माहौल बनने के पूरे आसार नजर आए। और इन सब कारणों के चलते भारतीय बाजारों ने मजबूत शुरुआत की और मजबूत शुरुआत करने के बाद पीछे मुड़कर देखा नहीं, लगातार धीमे धीमे ही सही ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिखे। 16,375 इतिहास में ये आंकड़ा अब दर्ज हो चुका है लाइफ टाइम हाई के तौर पर और 54,874 ये आंकड़ा है सेंसेक्स का लाइफ टाइम हाई के तौर पर। देखिए, अगस्त के शुरुआती 12 दिनों में सिर्फ एक नेगेटिव क्लोजिंग मिली है निफ्टी को, अदरवाइज लगातार बाजार पॉजिटिव साइड पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ये बाजार की ताकत दिखाता है। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में करेक्शन पूरा होने की खुशी और ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती, एफआईआईज की बिकवाली का दबाव कम होना, ये सारे ट्रिगर्स नए लाइफ हाई पर बाजार को पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। और पिछले 6 सेशन से निफ्टी लगातार 16,200 16,300 के रेंज में बंद हो रहा था। इस रेंज के न तो नीचे न ऊपर पार कर पा रहा था। आज एक बढ़िया बेहतरीन ब्रेकआउट निफ्टी ने दिया क्लोजिंग बेसिस पर। हाँ, बैंक निफ्टी अभी भी सुस्त है, 36,000 को आज पार नहीं कर पाया, उससे थोड़ा नीचे बंद हुए। उम्मीद करें अब निफ्टी का बड़ा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में भी थोड़ा जोश भर सकता है और कल फिर बैंक निफ्टी में भी यहां से एक्शन आपको और देखने को मिले, इसकी आप उम्मीद कर सकते हैं। तो कल के बाजार पर अब खास तैयारी क्या करनी है जानेंगे थोड़ी देर में अनिल जी से, लेकिन उससे पहले आज सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा उस पर डिटेल लेते हैं। हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता हमारे साथ हैं। कुशल, जरा बताएं आज का दिन बाजार के लिए रहा शानदार, कहां पर थी मजबूती, कहां पर थी सुस्ती? जी, तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजारों में आज शानदार तेजी के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी, जहां पर निफ्टी अगर आप देखें तो करीब 80-82 पॉइंट की तेजी के साथ बंद होने में सफल हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में भी 130 अंकों का दमदार उछाल हमें आज के सत्र में बनता हुआ नजर आया। निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों में जो आईटी स्टॉक्स थे वो सबसे ज्यादा गेन करते हुए नजर आए, जिसमें टेक महिंद्रा, इसके अलावा एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स जो है 2.5% से लेकर 4% तक की दमदार तेजी यहां पर आती हुई दिखी। साथ ही टाटा मोटर्स भी ऑलमोस्ट 4% के उछाल के साथ बंद होता हुआ नजर आया। गिरने वाले शेयरों में अगर आप देखें तो यहां पर आइशर मोटर्स नतीजों के पहले 3.5% लुढ़कता हुआ दिखा। इसके साथ ही डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, इनफैक्ट फार्मा स्पेस ही अगर आप देखें तो पिछले 2-3 दिनों से लगातार अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। स्मॉल कैप स्पेस यहां पर काफी शानदार बाउंस बैक आता हुआ दिखा, जहां पर वीआईपी इंडस्ट्रीज 20% के ऊपरी सर्किट पर आज कारोबार करते हुए दिखा। साथ ही फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लगातार यहां पर भी तेजी बनी है और यूटी
यूटीआई एएमसी एक स्टार परफॉर्मर 7.5% की तेजी के साथ आज के सत्र में बढ़िया गेंस के साथ क्लोजिंग हुई इसकी। आईटी स्पेस में टेक महिंद्रा तो था ही तेज, इसके अलावा माइंड ट्री, कोफो जैसे स्टॉक्स भी जो है लाइमलाइट में आते हुए नजर आए। जहां तक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात है, कल भी अच्छी तेजी थी और आज के सत्र में भी पावर ग्रिड ने छक्का मारा, ऑलमोस्ट 6% के गेंस के साथ यहां पर क्लोजिंग आती हुई दिखी। साथ ही नाल्को, बीएचईएल जैसे स्टॉक्स में भी अच्छा खासा रुझान आज के सत्र में बना। रियल्टी स्पेस की बात करेंगे तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, शोभा लिमिटेड जो बैंगलोर बेस्ड कंपनियां हैं वहां पर अच्छा रुझान आज के सत्र में बना। साथ ही फिनिक्स मिल्स, आईबी रियल एस्टेट स्पेस में भी 3-3.5% की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई। फार्मा स्पेस लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है, जहां पर लुपिन आप देखिए लगातार यहां पर गिरावट आ रही है, आज भी 5-6% की गिरावट के साथ यहां पर क्लोजिंग हुई। साथ ही औरोबिंदो फार्मा, कैडिला हेल्थकेयर जैसे स्टॉक्स में भी 3% का गिरावट आती हुई दिखी। अंत में जीके हिट कॉल्स की बात करेंगे तो एचसीएल टेक, वागले साहब ने आपको रेकमेंड किया था। माइंड ट्री ये भी हमारी फोकस लिस्ट में था, राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में आपको बताया गया था। साथ ही किरण जी ने पावर ग्रिड भी आपको बताया। तो ओवरऑल बाजार का जिस तरह का मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं इस हफ्ते वापस से तेजी की तरफ लौटता हुआ आज के सत्र में बनता हुआ दिखा। अब कल कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस हफ्ते की जो एंडिंग है वो किस तरह से पैन आउट होती है। बिल्कुल अविनाश जी, आपके पास अब आ रहे हैं और यही समझेंगे बाजार नई ऊंचाई पर। वीकली एक्सपायरी के दिन शानदार हमने प्रदर्शन देखा बाजार की तरफ से। अभी ऐसे बाजार में स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए? मुझे लग रहा है कि स्वाति क्लियरली जो सेक्टर्स बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर चुके हैं, जैसे कि मेटल्स है, कैपिटल गुड्स है, यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी जिस प्रकार का उछाल आया है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे फोकस रखिए, लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो मोमेंटम है वो जारी रहेगा। आई थिंक मैं समझता हूँ कि मार्केट्स नई ऊंचाई पे जरूर है, लेकिन इट इज बैक्ड बाय फंडामेंटल्स, और कोई भी गिरावट अगर आती है तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। ये नॉर्मल डिप होगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और जो मैं समझता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो मेटल सेक्टर एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। और यहाँ पे मैं एक स्टॉक देना चाहता हूँ, आपकी परमिशन होगा तो मैं स्टॉक मेंशन करना चाहूंगा। बिल्कुल सर, पोजिशनल व्यू बताइए। स्वाति, मुझे एनएमडीसी पसंद है। हमको लग रहा है कि एनएमडीसी एक ऐसा स्टॉक है पीएसयू स्पेस में जो बहुत ही सिग्निफिकेंटली अंडरवैल्यूड है। कंपनी की जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड क्वार्टर है और इसके बाद भी स्टील का जो आउटलुक है, आयरन ओर के प्राइसेस है वो बहुत दमदार रहेंगे। और एक सिग्नल जो टाटा स्टील के नंबर से आया है, उन्होंने भी कहा है कि स्टील के प्राइसेस चाइना के प्राइस कंपैरिजन में बहुत ही डिस्काउंट पे चल रहे हैं इंडिया के प्राइसेस। तो कहने का मतलब क्या है कि एनएमडीसी को इवन करंट लेवल्स पे खरीदा जा सकता है। मुझे लग रहा है नतीजे आज आए हैं, कल होपफुली स्टॉक में एक्शन आएगा, लेकिन 8 से 10 दिनों के लिए अगर किसी को खरीदना है तो 186 187 का टारगेट प्राइस रख के इसको खरीदा जा सकता है। एक 166 का स्टॉप लॉस रखिए और लॉन्गर टर्म में अगर किसी को 6-12 महीने का व्यू भी लेना है तो इसको जरूर होल्ड करिए, आगे भी अच्छी रेटिंग होने की पॉसिबिलिटी। तो 8 से 10 दिन के नजरिए के लिए एनएमडीसी में एक खरीदारी का मौका जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। पोजिशनल व्यू अविनाश जी की तरफ से। बातचीत जारी रहेगी, आने वाले नतीजों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ढेरों नतीजे आने वाले हैं जिसमें ग्रासिम भी शामिल है। मानसी हमारे साथ है। मानसी जरा बताएं, ग्रासिम के नतीजों से क्या अनुमान जताया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ग्रासिम पर्टिकुलरली वीएसएफ और केमिकल सेगमेंट, दो सेगमेंट में काम करता है। अब वीएसएफ और केमिकल सेगमेंट में रियलाइजेशन सुधरने का अनुमान हम इस बार लगाकर चल रहे हैं। वीएसएफ सेगमेंट के वॉल्यूम ग्रोथ में करीब 216% की तेजी का अनुमान है। केमिकल सेगमेंट के वॉल्यूम में 67% बढ़त का अनुमान है। रॉ मटेरियल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर जरूर नतीजों पर पड़ता हुआ दिखेगा। साथ ही कंस्ट्रक्शन की गति की रफ्तार जो है ये काफी बढ़ती हुई दिखी है, तो इसके चलते मांग में सुधार हम देख पाएंगे। वॉल्यूम ग्रोथ और बढ़ती मांग के चलते नतीजों को काफी हद तक सहारा मिलेगा। सालाना आधार पर क्योंकि हम सीमेंट स्पेस के नतीजों को एनालाइज करते हैं, बिक्री शानदार बढ़त है। 99% की बढ़त का अनुमान बिक्री के फ्रंट पर, हम सेल्स के फ्रंट पर लगाकर चल रहे हैं। कामकाजी मुनाफा जो है 659 करोड़ पर जाता दिखने की उम्मीद है। मार्जिन नेगेटिव 7.4% जो थे पिछले साल, वो 17% तक जाते हुए दिखेंगे और मुनाफा जो है 314 करोड़ पर। क्लियरली अनुमान ये लगाकर चल रहे हैं कि घाटे से मुनाफे में कंपनी आती हुई इस बार दिखेगी। क्लियरली सालाना आधार पर नतीजों को अगर देखें तो तमाम सीमेंट कंपनियों के जैसे आ रहे हैं वैसे ही अच्छे नतीजे ग्रासिम से भी एक्सपेक्टेड हैं। तो ग्रासिम पर घाटे से मुनाफे में आने का अनुमान, वहीं ओएनजीसी के नतीजे भी आने वाले हैं। वरुण से लेते हैं पूरी जानकारी। वरुण, ओएनजीसी के नतीजों का अनुमान क्या कह रहे हैं? देखिए ओएनजीसी के नतीजे अच्छे रहेंगे, नो डाउट। लॉकडाउन का असर इस कंपनी के कारोबार पे भी पड़ेगा,
जहाँ पे कंपनी की जो तेल की सेल्स है उसमें करीब 4 से 5% के आसपास की गिरावट होगी, लेकिन कंपनी की जो गैस की सेल्स है वो फ्लैट रहने वाली है। हालांकि याद रखिए कि पिछले कुछ समय से कच्चे तेल के दाम में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है उसका बड़ा फायदा जो है अपस्ट्रीम कंपनीज को होता है, तो ओएनजीसी को भी उसका फायदा होगा और इसके चलते जो कंपनी के ऑयल रियलाइजेशन है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। करीब 15 से 18% के आसपास की ऑयल में रियलाइजेशन में बढ़ोतरी का अनुमान मार्केट लगा के चल रहा है। वही कंपनी की कुल आय की बात करें तो वहाँ करीब 10% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। कंपनी की जो एबिटा है उसमें 16 से 17% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। मार्जिन्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है, 47.8% से बढ़ के करीब 50.6% के आसपास ही आने वाले, यानी करीब 2.5-3% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो कंपनी के मार्जिन्स में होगी। लेकिन कंपनी का मुनाफा जो है उसमें 30% की गिरावट होगी। दरअसल बेस क्वार्टर में इस कंपनी को करीब 2,500 करोड़ का अतिरिक्त फायदा हुआ था और उसके कारण इस बार कंपनी का जो मुनाफा है उसमें गिरावट होगी। अगर इसको एडजस्ट करें तो गिरावट उतनी ज़्यादा नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी के नतीजे अच्छे रहेंगे, खासकर मार्जिन फ्रंट पे कंपनी के नतीजे बेहतरीन रहने वाले हैं, क्योंकि कच्चे तेल के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है उसका एक बड़ा फायदा जो है कंपनी के ऑयल रियलाइजेशंस में होगा। इसके लिए मार्जिन्स में कंपनी को काफी अविनाश जी, ग्रासिम और ओएनजीसी नतीजे आने वाले हैं, कोई पोजीशन रखी जा सकती है? मुझे लग रहा है कि ग्रासिम में पोजीशन ली जा सकती है, क्योंकि मेरा मानना है कि वीएसएफ और जो केमिकल्स ये बनाते हैं जैसे कॉस्टिक सोडा बनाते हैं इसमें डेफिनेटली प्राइसेस काफ़ी बड़े हैं। और कंपैरेटिवली अगर हम जून क्वार्टर को इग्नोर करें लेकिन उसके पहले वाला क्वार्टर भी देखें तो नंबर्स उससे भी काफ़ी अच्छे आने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले साल आपको भी पता होगा कि जून का क्वार्टर लॉकडाउन क्वार्टर था, तो ये राइट कंपेरिजन नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम उसके पहले क्वार्टर का भी ले ले तो मुझे लग रहा है नंबर्स उम्मीद से काफी अच्छे आएंगे। बाद में कमेंट्री जो मैनेजमेंट की आएगी स्पेशली वीएसएफ और केमिकल्स पे, वो स्टॉक को और रिलेट करेगी। तो मुझे लग रहा है कि जिन निवेशकों को अभी भी खरीदना है मेरे ख्याल से खरीदना चाहिए, क्योंकि आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो ग्रासिम में खरीदारी के मौके बनते नजर आ रहे हैं, अविनाश जी की सलाह है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चिप और सेमीकंडक्टर की किल्लत से जूझ रही टाटा मोटर्स को सपोर्ट के लिए टाटा समूह अब खुद चिप और सेमीकंडक्टर बनाने का प्लान तैयार उन्होंने कर लिया है। कुशल का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। कुशल, बताएं टाटा ग्रुप का बड़ा प्लान क्या है? जी, तो आज टाटा मोटर्स के लिए एक अच्छी खबर का डेवलपमेंट होता हुआ दिखा। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप इम्प्लीकेशंस देखें तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इनके ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर हो सकती है। खासकर अगर आप देखें तो जो टाटा ग्रुप है वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में बड़े स्तर पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं। इनफैक्ट सप्लाई चेन में ग्लोबल शिफ्ट के बाद भारत के पास ये बहुत बड़ा मौका है और अगर टाटा ग्रुप इस चीज़ पर आगे बढ़ता है तो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो डोमेस्टिक स्केल पर जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है और खासकर जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उनके लिए काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। इन स्पेसिफिक अगर आप बात करें तो यहाँ पर टाटा मोटर्स को सबसे बड़ा सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखें तो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से सभी ऑटो कंपनियों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनके प्रोडक्शन में डिलेज हो रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर भी इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी हाईलाइट किया है कि जो चिप शॉर्टेज है उससे इनकी ओवरऑल होलसेल वॉल्यूम का जो अनुमान पहले दे रहे थे उससे 50% कम रहने की संभावना है, ऐसा पहले टाटा मोटर्स कह रहे थे। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी खबर है टाटा ग्रुप के लिए और साथ ही इन स्पेसिफिक अगर आप बात करें तो टाटा मोटर्स के लिए, क्योंकि इनके लिए सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की जो दिक्कत है वो अब कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आएगी, क्योंकि उन्हीं के जो ग्रुप है वो आगे के लिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में अगर एंटर करता है तो इनके लिए इस चीज का सप्लाई का कोई भी इशू आगे हो सकता है ना हो। बहुत शुक्रिया कुशल, पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई बड़ी खबर हमने आपको बताई। अब आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा, करते हैं आपका स्वागत। सर बताइए, अब कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर रखने की सलाह देंगे? स्वाति जी, आपका और इस सेगमेंट के सभी दर्शकों का एचडीएफसी सिक्योरिटीज और मेरी तरफ से स्वागत है, नमस्कार है। तो यहाँ पे मेरी पहली पसंद है L&T इन्फोटेक, मैं पहले भी दे चुका हूँ तो आज दोबारा दे रहा हूँ। तो 4,900 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन खरीदी है, 113 पे आज क्लोज हुआ है तो वो ले सकते हैं। स्टॉप लॉस करके 75 रुपए का, टारगेट इसमें थोड़ा लंबा है 185 रुपए। दूसरा जो मेरी तरफ से ऑप्शन है वो है SRF में, केमिकल कंपनी है, 9,000 रुपए का स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीदी है 144 रुपए पे। इसमें स्टॉप लॉस रखने की आवश्यकता है आपको 105 और टारगेट आपका रहेगा 205।
ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस को आप ऊपर कर सकते हैं, नीचे नहीं लेके जाना है। और एक बार जब आपका स्टॉक प्राइस जो आपका है, आपका ऑप्शन का प्राइस अगर उसके ऊपर निकल जाए आपके एक्विजिशन प्राइस से, तो स्टॉप लॉस को उसके 2 रुपए नीचे रख दीजिए और उसको लगातार बढ़ाते रहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। धन्यवाद, जय हिंद। कल के बाजार पर क्या रखनी चाहिए आपको तैयारी, और बाजार को ग्लोबल संकेत कहां से मिलेंगे, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स हल्के से 20-25 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो यानी कि अमेरिका में एग्जैक्टली किस तरह का सेशन होगा अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन एक बात पता है, अमेरिकी बाजार लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, नए रिकॉर्ड रोज बना रहे हैं। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय बाजारों ने आज रेंज के ऊपर निकलकर निफ्टी पर बड़ा ब्रेकआउट दिया। 6 दिनों तक लगातार 16,200 16,300 की रेंज में बंद होने के बाद आज तगड़ी खरीदारी के साथ एक बड़ा ब्रेकआउट आता दिखा, जो कम से कम 16,500 की तरफ तो निफ्टी को ले जाने की तैयारी करेगा। बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब आपके लिए 16,150 16,250 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 16,500 की तरफ जाने की तैयारी निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, अब भी 36,000 के नीचे आज बंद हुआ है। देखते हैं कल बैंक निफ्टी में पूरी संभावना बन सकती है, अगर ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा भी साथ दे तो वहां से खरीदारी आती हुई दिखेगी और तब बैंक निफ्टी भी 36,200 36,300 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है और उसके पार वहां पर भी एक बढ़िया ब्रेकआउट आते हुए दिखेगा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रौनक लौटती हुई दिखी है, खरीदारी आई है, दमदार आई है। ट्रेडर्स के चेहरों पर फिर से मुस्कुराहट लौटती दिख रही है, पार्टिसिपेशन फिर से आने की तैयारी है और ऐसे में कल भी वहां पर एक्शन भरपूर रहेगा। एफआईज और घरेलू फंड्स के आंकड़े थोड़े बेहतर होते दिखे। अगर आज फिर से अच्छी खरीदारी के आंकड़े आते हैं तो हफ्ते के आखिरी दिन कल बाजार और जोश बनाकर नए हाइस की तैयारी कर सकते हैं। और अगर ग्लोबल संकेत खराब रहे तो नीचे खुलकर बढ़ेंगे, ग्लोबल संकेत अच्छे रहे तो सीधे ऊपर बढ़कर नए हाइस बनाएंगे, इस बात की संभावना बनती है। तो एक और बढ़िया और बेहतरीन दिन कल हफ्ते के आखिरी दिन आपके हमारे लिए रहेगा, तो जुड़िएगा जरूर जी बिजनेस के साथ। तो कल के बाजार पर रणनीति समझी, आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया है हमारे साथ। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए कहां पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताएंगे? गुड इवनिंग स्वाति। कल के लिए जो 2 स्ट्रेटेजी है मेरे पास, दोनों ऑप्शन में तेजी की तरफ की है, दोनों स्टॉक तेजी के साइड के चूज किए हैं। तो पहला जो स्टॉक है वो है एलएनटी में 1620 का कॉल 30 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 15 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में टारगेट बनेगा 45 रुपए से लेके 55 रुपए तक का। तो पहला स्टॉक एलएनटी। जो दूसरा स्टॉक है वो है गेल, गैस अथॉरिटी। गेल के अंदर 150 वाला कॉल 4.5 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 2.5 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में 7 से 8 रुपए तक के टारगेट गेल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, दोनों में तेजी करके चलने का सलाह रहेगा। बहुत शुक्रिया सुमित जी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। अविनाश जी आपके पास आएंगे और बताइए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहां रखने की सलाह देंगे? स्वाति, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी हमको एग्रोकेमिकल्स में काफ़ी पॉजिटिविटी दिख रही है और यहाँ पे एक कंपनी है हिरनबा इंडस्ट्रीज। कंपनी ने बहुत ही दमदार नंबर्स Q1 में डिक्लेयर किए थे और कंपनी की मैनेजमेंट कमेंट्री भी कॉन्फ्रेंस कॉल में बहुत ही स्ट्रांग थी। कंपनी का मानना है कि सेकंड हाफ ऑफ FY22 में और ज़्यादा ग्रोथ आएगी, एक्सपोर्ट ड्रिवन आएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स फर्स्ट क्वार्टर में थोड़े से इफेक्ट हो चुके थे। लेकिन जिस प्रकार का टॉप लाइन ग्रोथ करीबन 58%, EBITDA करीबन 50% हुआ है, हमको लग रहा है कि ये ग्रोथ नंबर्स बहुत ही शानदार है और ये सस्टेन होने की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। तो हालांकि स्टॉक थोड़ा सा रिजल्ट के बाद भाग चुका है, लेकिन अगर 6 से 12 महीने की अवधि है तो यहाँ से भी बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। हमको लग रहा है करीबन 1050 का टारगेट प्राइस लेके इसको करंट प्राइस पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। अच्छी खासी अपसाइड आपको 6 से 12 महीने में मिल सकती है। हिरनबा इंडस्ट्रीज में लॉन्ग टर्म खरीदारी करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। बहुत धन्यवाद अविनाश जी, शो में आप शामिल हुए हमारे साथ। तो आज के इस शो में बस इतना ही। एक